हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। जो हमारी क्लासेस चल रही थी, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, जो संविधान के भाग 5 में जो अध्याय सेकंड था उसको हमने आर्टिकल 19 तक कंप्लीट कर लिया। आज 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, ये 10 आर्टिकल हैं। ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या क्या प्रावधान है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस जो उसमें व्यवस्था दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने जो बता रखी है उसमें ऑलरेडी पहले से चीज़ें समझा रखी हैं और इनके बारे में। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखी है। आप जो पहले पिछले वीडियो हैं उसमें जाके देख सकते हैं। जब आप पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे कि जब आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो इनको क्या क्रमवार सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे और साथ में समझते हुए जाएंगे। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, चीज़ों को क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार हमारी एकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रा आईएएस एकेडमी जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है। यहाँ मैक्सिमम जो एग्ज़ाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो स्टेट या सेंटर के, इसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इसके अलावा एनसीईआरटी सीबीएसई, इसके अलावा कोई नीट, इसके अलावा आईआईटी, जेईई मेंस, इन सब के लिए अगर मान लो कि ये अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप जब हमारी वेबसाइट पर जब जाएंगे या विजिट करेंगे तो आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर आपको इन फीचर्स में कहीं कोई तकलीफ होती है, कुछ समझ में नहीं आती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अभी जैसे मान लो कि एंट्रेंस एग्जाम है, उनके लिए कॉम्पिटिशन जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर है। और यूपीएससी का एग्जाम जो मई के अंदर है, अगर कोई यूपीएससी स्टूडेंट है तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ टेस्ट सीरीज ले सकता है। इसके अलावा अगर मान लो कि कोई स्टेट पीसीएस हो, उसके लिए भी जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट है उनमें जो पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू के बेसिस पे आधारित जो एनालिसिस है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इसमें हमारा टॉपिक था पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के अंदर हम लोग आर्टिकल जो 90 है वहां तक कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल 91, 92 और इससे करते हुए आगे हम लोग चलेंगे 100 तक। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 19(1) में क्या प्रोविजन है, हम लोग पढ़ते हैं। उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्तियां हैं। ये क्या कर रहा है कि उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर कर्तव्यों का निर्वहन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्तियां। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उसका जो कार्य है, यदि किसी कारणवश अगर वो अपनी व्यवस्था में अगर स्टेबल नहीं हो या उपस्थित नहीं हो या अवकाश हो उनका, तो उनकी जगह कौन काम करेगा, फिर जो उपाध्यक्ष है वो काम करेंगे। यदि दोनों नहीं हो तो इनके लिए भी व्यवस्था की हुई है। ठीक है। फिर बाद में आर्टिकल 92, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय वे अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे। इनकी बात कही हुई है, इनकी बात कही हुई है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि मान लेते हैं कि इनको इनके पद से हटाने का अगर प्रस्ताव अगर सदन में लाया गया है तो उस दौरान क्या करेंगे कि ये भाग तो ले सकेंगे, इनको बोलने का भी अधिकार है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि पद से हटाने के प्रस्ताव के समय विचार करते समय अध्यक्षता नहीं कर सकते ये। ठीक है। इसके अलावा ये सदस्य के तौर पर क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं सदस्य के तौर पर, क्योंकि ये लोकसभा के अध्यक्ष से हट रहे हैं ना कि संसद के सदस्य से। ठीक है। पार्लियामेंट जो सीट है इनकी, वो तो इनकी सीट फिक्स है, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष से अगर इनको हटाया जा रहा है तो उस पद के तहत अगर उस पद के ऊपर अगर मान लो कि इनको हटाने का प्रस्ताव है तो उस समय ये उस पद के ऊपर नहीं रहेंगे। दूसरा, ये उस समय जो एक निर्णायक मत होता है लोकसभा अध्यक्ष का,
वो वहां पर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं डिटेल से। फिर आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लोकसभा के जो टोटल सदस्य हैं उनमें भी एक साधारण बहुमत के माध्यम से क्या होता है, अपने सदस्यों में से एक को चुना जाता है। ठीक है, इनकी निर्धारण की तिथि जो है, इनकी इलेक्शन की तिथि है, वो कौन तय करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। उपाध्यक्ष की कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इन दोनों को दोबारा शपथ नहीं दिलाई जाती क्योंकि ऑलरेडी ये संसद के सदस्य के रूप में शपथ लिए हुए होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इनका जिक्र कर दिया। ठीक है, ये यदि जो नवनिर्वाचित जो सदन होता है उसमें लोकसभा का जो होता है, तो उसमें जब नया प्रारूप होता है उससे पहले तक ये क्या करते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष काम कर रहा होता है, अगर लोकसभा का विघटन हो गया होता है तो भी। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष है ये इनके अधीन काम नहीं करते, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, आर्टिकल 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का रिक्त होना। ठीक है, त्यागपत्र देना और पद से हटाना। ठीक है, तीनों प्रारूप पढ़ेंगे। आर्टिकल 95 उपाध्यक्ष यानी व्यक्ति को अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 96 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय वे अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे, वही चीजें हैं। आर्टिकल 97 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात हुई है। ठीक है, फिर बाद में आर्टिकल 98 जिसमें संसद का सचिवालय की बात हुई है, और 99 में सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान की बात हुई है। क्योंकि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में ये शपथ लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर है वो इनको शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और कोरम। ठीक है, जो एक गणपूर्ति होती है उनकी बात की जा रही है कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 10% पूरे सदन का होना चाहिए उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग, अब एक एक पढ़ते हैं। आर्टिकल 91 सभापति या अन्य व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। ठीक है, पद रिक्ति या राष्ट्रपति के कार्य करने की स्थिति में, पहला जब राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो। ठीक है, पहला जब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में जब वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें। ठीक है, तब की बात है, या उनके कर्तव्यों का पालन कर रहे हो। तब राज्यसभा के सभापति या सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है, तब राज्यसभा के उपसभापति सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। यदि उपसभापति का पद रिक्त रहता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई सदस्य उन कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि यदि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद के ऊपर किसी कारणवश कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो उनकी जगह जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, वो क्या कर रहा होता है, जो कार्यकारी के रूप में वहां पर एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट के रूप में वहां पर काम करता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि अब वो जो उपराष्ट्रपति है या राज्यसभा का पदेन सभापति, अगर वो अपने पद से अगर वो भी नहीं रहे, तो उनकी जगह कार्य कौन करेगा, क्योंकि वो पद खाली रहेगा बाद में, तो उनकी जगह कार्य कौन करेगा, राज्यसभा के किसी वरिष्ठ जो मेंबर होता है उनमें से, जो सदस्यों में से एक वहां पर कार्य कर रहा होता है। ठीक है, ये बात इसमें कही हुई है। सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति की, राज्यसभा का सभापति है, यदि वह अनुपस्थित हो, उपसभापति या वह यदि वह भी अनुपस्थित हो, मतलब सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो, तो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार जो निर्धारित की गई व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति भी उपस्थित न हो। ठीक है, तो राज्यसभा द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यह अनुच्छेद राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति या पद की रिक्ति होने पर कार्य प्रणाली को जारी रखने के लिए एक व्यवस्था का प्रदान करता है। ठीक है, इस पद की रिक्ति और अनुपस्थिति दोनों की स्थितियों का प्रावधान है। आर्टिकल 92 क्या कहता है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, ठीक है, तब उसका पीठासीन न होना, मतलब वो अपने जिस मेन पोस्ट पे बैठे थे उसके ऊपर वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, खंड फर्स्ट, यदि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति
जो सभापति होते हैं या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव, मतलब सभापति और उपसभापति दोनों को हटाने का प्रस्ताव हो, तो वह अपनी उपस्थिति के बावजूद भी, मतलब वो सभा में उपस्थित होते हैं, ठीक है, उनको बोलने का भी अधिकार होता है, वो अपनी अपनी बात रख सकते हैं, के बावजूद पीठासीन मतलब अध्यक्षता नहीं करेंगे, वो अध्यक्षता नहीं करेंगे केवल, ठीक है, उस समय, क्योंकि अगर मान लो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेंगे या उस पद पर काम करेंगे तो फिर वो निष्पक्षता नहीं आएगी ना, इसलिए आर्टिकल 91 का सब क्लॉज 2 के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि वे अनुपस्थित हो। खंड 2 क्या है इसका सब क्लॉज 2, ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभापति या जो उपराष्ट्रपति है को राज्यसभा में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन वे उस प्रस्ताव पर या किसी अन्य विषय पर वोट नहीं दे सकते, ठीक है, भले ही आर्टिकल 100 वोटिंग में कुछ भी कहा गया हो, आर्टिकल 100 पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि हटाने के प्रस्ताव के दौरान प्रभावित व्यक्ति निष्पक्षता बनाए रखे और कार्यवाही में हस्तक्षेप न करे, जिसके सदन की गरिमा और प्रक्रिया का जो है वो पारदर्शिता बने रहे। आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, हमने पहले पढ़ लिया लेकिन और चर्चा कर लेते हैं इसमें। लोकसभा यथाशीघ्र सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी, ठीक है, और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, सदन किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी, किनमें से, अपने ही सदस्यों में से, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 94 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है, के पद खाली होने, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने से संबंधित है, जिसमें यह प्रावधान है कि अध्यक्ष जो है वो लोकसभा भंग होने के बाद भी, ध्यान रखना इस बात का, लोकसभा यदि भंग हो जाती है तो उसके बावजूद भी नई लोकसभा की पहली बैठक होती है, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जिससे संसदीय कामकाज में निरंतरता बनी रहे। यह स्टेटमेंट आता है, इस बात का ध्यान रखना। आर्टिकल 94 के मुख्य बिंदु, ठीक है, पद रिक्त होना, वही चीजें जो हमने बता दी, ठीक है, कि यदि इसमें क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निम्न स्थितियों में पद रिक्त कर सकते हैं, किस आधार पर, पहला, यदि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते, अगर लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे तो सीधी सी बात है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बन सकते। यदि वे किसी अन्य पीठासीन अधिकारी जैसे उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को पत्र देकर अपना पद से त्यागपत्र, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष है उनको त्यागपत्र देते हैं, मतलब एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। पद से हटाया जाना, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत, जो उस समय के जो सदस्य हैं के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्हें कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है, इस बात का ध्यान रहे। लोकसभा के विघटन के बाद में, लोकसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष अपना पद तब तक रिक्त नहीं करते जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक, ठीक है, से ठीक पहले का समय न आ जाए, यह बात ध्यान रखना, और यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिम अवधि के लिए सदन का संचालन जारी रहे। आर्टिकल 94 संक्षेप में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्यकाल की निरंतरता और उसके पद छूटने या हटाए जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, जिससे संसद के कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। आर्टिकल 95 क्या कहता है, उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अगर मान लेते हैं कि अध्यक्ष काम नहीं करता है तो उपाध्यक्ष आता है, यदि वो भी नहीं रहता है तो उनकी जगह कोई तो होगा ना अध्यक्ष, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सदस्यों में से एक व्यक्ति को वहां पर बैठाना पड़ेगा, जो अध्यक्षता के रूप में जो कार्यों का निर्वहन है वो परिपूर्ण रूप से कर पाए, ठीक है। क्या व्यवस्था इसमें, पहला पॉइंट है सब क्लॉज 1, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर इस पद के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो लोकसभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, इस बात का ध्यान रखना कि जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, ठीक है, नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। दूसरा सब क्लोज क्या कहता है कि लोकसभा की किसी भी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि
वह भी अनुपस्थित हो तो सदन की प्रक्रिया के नियमों के निर्धारित, ठीक है, लोकसभा का जो सदन है उसकी प्रक्रिया है उस पर आधारित जो निर्धारित व्यक्ति हैं, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो सदन द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, बात वही है कि अगर अध्यक्ष काम नहीं करता तो उपाध्यक्ष काम करेगा, और यदि उपाध्यक्ष काम नहीं करता है तो उनकी जगह बाद में सदन का कोई व्यक्ति काम करेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति द्वारा तय होगा। ठीक है, ये और जो उसमें उसको जारी मतलब बताएगा कौन, मतलब सीनियरिटी के आधार पर होगा, तो लोकसभा के सदस्य आपस में वो कर लेते हैं इसमें डिस्कस। ठीक है, आर्टिकल 95, ठीक है, का मूल पाठ बताते हैं। आर्टिकल 95, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होने, वही चीजें हैं जो ऊपर मैंने बताई, इसके अलावा कुछ नहीं अलग से। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना कि राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी वो पहले वाला ही है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? त्याग पत्र देना, मृत्यु हो जाना, या कोई और कारण होना। ठीक है, तो उपाध्यक्ष काम करते हैं, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह राष्ट्रपति किसी अन्य सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना बस, क्योंकि राष्ट्रपति की जगह वो हो सकता है कि सदन का नेता का नाम ले दे, दूसरा हो सकता है कि वो, क्योंकि सिफारिश लगती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के आधार पर ही काम करता है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से थोड़ी करता है। ठीक है, इसलिए सदन के नियम, ठीक है, सदन की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार भी किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करना है कि लोकसभा अध्यक्ष के न होने पर भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, आर्टिकल 96 क्या कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस समय अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उसके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा हो। कुल मिलाकर बात यही है, ये स्टेटमेंट एक तरीके का, ये मान लेना, ये उठा के डाल देता है उसमें, इसमें फेरबदल करता है वो एग्जाम के अंदर। ठीक है, अपने को क्या करना होता है, इसका रिवीजन करना होता है और चीजें क्लियर करनी होती है। ठीक है, लोकसभा की किसी भी बैठक में, पहला पॉइंट है, लोकसभा की किसी भी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का कोई प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन हो, उस पर विचार किया जा रहा हो, तब अध्यक्ष, और जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, ठीक है, तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहते हुए भी अध्यक्षता नहीं करेगा। मतलब सदन में उपस्थित होंगे, बोल भी सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पर वो मत नहीं दे सकते और अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक, आर्टिकल 95 के खंड 2 में, सब क्लॉज 2 में के प्रावधान ऐसी प्रत्येक बैठक पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस बैठक पर लागू होते हैं, जिससे अध्यक्ष या जैसा भी मामला हो तो उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अध्यक्ष को लोकसभा में बोलने और अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, जब सदन में उनके पद से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो और आर्टिकल 100 में किसी बात के होते हुए भी उन्हें ऐसी कार्यवाही में के दौरान केवल ऐसे प्रस्ताव पर या किसी अन्य मामले पर प्रथम बार मतदान करने का अधिकार होगा। मतलब संसद के सदस्य के रूप में वोट कर सकते हैं वो, ये बात ध्यान रखना, संसद के सदस्य के रूप में वोट कर सकते हैं। अध्यक्ष के पद पर जब आपकी बात चल रही है तब आप वोट नहीं कर सकते, जो निर्णायक मत की बात होती है तब नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मतों की समानता की स्थिति में नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट का बहुत अच्छे से। फिर है आर्टिकल 96, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद से हटाने के प्रस्ताव के विचार के दौरान अध्यक्षता नहीं करना। वही चीजें, पीठासीन नहीं होना, यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है तो वे उस बैठक में पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल 95 सब क्लॉज 2 के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि वे अनुपस्थित हो, बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। एक टाइम वोट देने का अधिकार संसद के सदस्य के रूप में, लेकिन अध्यक्ष के रूप में जो अंतिम निर्णय का जो उनका जो अधिकार है वो नहीं रहेगा। ठीक है, मतदान का अधिकार में मत बराबर होने की स्थिति में ही मत देने के अधिकार नहीं होंगे, जैसा कि आर्टिकल 100 में दिया हुआ। ठीक है, आर्टिकल 97, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों की बात की जा रही है। राज्य परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब राज्यसभा की बात की जा रही है पहले तो। जो
राज्यसभा के मतलब सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, को संसद द्वारा विधि द्वारा कर्म से निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है। तथा जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता, मतलब कोई नया प्रावधान नहीं किया जाता है, ठीक है, जो पहले से व्यवस्था चल रही है, तब तक द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट दिया हुआ जो वेतन तय किया हुआ वेतन है और भत्ते दिए जाएंगे। मतलब दूसरी अनुसूची में इनके लिए वेतन और भत्तों की बात की गई है, वही चलेगा जब तक इस पार्लियामेंट को नया प्रावधान ना कर दे, ठीक है। आर्टिकल 97 में सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से वेतन और भत्तों की बात की गई है, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया, प्रावधान वही है, ठीक है। यह तय कौन करेगा? संसद विधि द्वारा तय करेगी, ठीक है, कि सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा तय करेगी, ठीक है। अस्थायी व्यवस्था है, ठीक है, जब तक संसद द्वारा इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, ठीक है, तब तक ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो संविधान की दूसरी अनुसूची में बताई गई है, ठीक है। उद्देश्य इन पदों के वेतन और भत्ते विधायी कार्यों के सुचारू और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। स्रोत ये पारिश्रमिक भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड ऑफ फंड, ठीक है, उसे दिए जाते हैं। आर्टिकल 98 संसद सचिवालय, ठीक है, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट, संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवीय कर्मचारी होंगे। आप देखते हैं कि जब सरकारी कर्मचारी होते हैं तो जब उनको किसी स्टेट के अंदर, जब से ऑल इंडिया सर्विस के अंदर जो जिनका चयन होता है, यदि उनको राज्य सरकार द्वारा किसी कारणवश अगर मान लो कि प्रेषण करती है, तो अगर वो चाहते हैं कि उनका जैसे तबादला हो, ट्रांसफर की बात हो, या उनको अन्य तरीके से राजनीतिक या मानसिक रूप से उनको प्रताड़ना की जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, डेपुटेशन में जा सकते हैं, मतलब सेक्रेटरी सचिवालय में जा सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो स्टेट के अंदर कार्यभार संभाले, वहां पर जा सकते हैं वो, बच सकते हैं कि इस खंड में किसी भी बात को, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल व्यवस्था उसको देख रहे हैं, राज्य व्यवस्था का जो आधार है वो देख रहे हैं, ठीक है। बशर्ते इस खंड में किसी भी बात को संसद के दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों के सृजन को रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। संसद वो क्या करता है कि जैसे पॉइंट देता है, तो पॉइंट में क्या करता है, वो देता है कि अंशतः ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, कभी कभी, हालांकि, यद्यपि, ठीक है, ऐसे कुछ टर्म जोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि जो सेंटेंस का आधार है वो चेंज हो जाता है वहां, और ये टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या करता है कि हमारे मानसिक रूप से क्या करता है, हमको टेंशन देता है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं और वही गलती करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से, और उसके बाद में जहां पर आपको डाउट है वहां पर अंडरलाइन करके पढ़ना है, और उसके बाद में उसको तय करना है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तब, ठीक है। संसद विधि द्वारा संसद के किसी भी सदन के सचिवालय, राज्यसभा और लोकसभा के कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तों की विनियमित रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। कौन करती है? पार्लियामेंट करती है विधि द्वारा, ठीक है। जब तक, तीसरा पॉइंट क्या है, जब तक संसद द्वारा जो खंड 2 है के अधीन प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के बाद में लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय कर्मचारी की भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तों को रेगुलेट करने का नियम बना सकता है। इस बात का ध्यान रखना, इस पॉइंट को अच्छे से देख लेना अच्छे से, ठीक है। और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 98 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के जो सचिवालय हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से संबंधित है, जिसके अनुसार संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का अपना अलग सचिवीय कर्मचारी वर्ग होगा, ठीक है। दोनों का एक साथ भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन दोनों सदनों के लिए सामान्य पद भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। संसद कानून द्वारा भर्ती और सेवा शर्तों को रेगुलेट कर सकती है। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता तब तक, अगर ऐसा कानून नहीं बनता तब तक कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति ऐसा कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का जो सभापति है उसके परामर्श से अंतरिम नियम बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 99 क्या कहता है? सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है। शपथ और प्रतिज्ञान कब होता है? देखो,
संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदन सदस्य जो है वो अपना पद ग्रहण करने से पहले, ठीक है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, राष्ट्रपति चाहेगा उस व्यक्ति के समक्ष, ठीक है, तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। शपथ का प्रावधान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या है, संसद सत्र शुरू होने से पहले शपथ लेना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखना। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकृत व्यक्ति जिससे प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन की बात की गई है और तीसरी में शपथ की बात की गई है। यह संविधान और देश के प्रति निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा सुनिश्चित करता है। आर्टिकल, इसमें कुछ आर्टिकल लिंक है, आर्टिकल 104, ठीक है, क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति शपथ के लिए बिना, ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना या अयोग्य होने के बावजूद संसद में बैठता है या मतदान करता है, ठीक है, तो उसे प्रतिदिन 500 रुपए के जुर्माने पेनल्टी के लिए सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 100 क्या कहता है, सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति, ठीक है। इस संविधान, पहला पॉइंट क्या है कि इसका सब क्लोज 1, इस संविधान में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा किसी भी सदन की बैठक या सदस्यों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय जो है वो अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला, जैसे उपाध्यक्ष के करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। मतलब जो क्वेश्चंस किया जाता है, देखो क्या कह रहा है, इसमें ध्यान रखना कि संविधान में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, ध्यान रखना, किसी भी सदन की बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में, किसी भी सदन की बैठक या फिर संयुक्त बैठक में, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में, या संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, ठीक है, बैठक में पर्सन का जो निर्णय होगा वो अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहां डाल देगा कि अध्यक्ष तय करता, नहीं, अध्यक्ष तय नहीं करता। फिर बाद में अध्यक्ष या स्पीकर, ठीक है, या उनके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम दृष्टता, मतलब पहली बार मतदान नहीं करेगा, परंतु मतों की समानता, यदि दोनों संयुक्त बैठक में दोनों के अगर मत बराबर हो तो उसके लिए बाद में क्या करेगा, वो जो निर्णायक मत है वो देगा। तो इस स्थिति में निर्णायक मतदान करने का अधिकार रखेगा और इसका प्रयोग करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। सदन के किसी भी सदन को, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सदन के किसी भी सदन को उसकी सदस्यता में किसी भी रिक्ति के बावजूद कार्य करने का अधिकार होगा और संसद में कोई भी कार्यवाही वैध होगी, ठीक है, लीगल होगी वो, भले ही बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाही में बैठा है, मतदान किया है, अन्यथा भाग लिया है, ठीक है। जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, ठीक है, संसद के किसी भी सदन की बैठक गठित करने के लिए कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होगा, ठीक है। यह भी पॉइंट पूछता है, यदि सदन की बैठक के दौरान किसी भी समय कोरम न हो तो अध्यक्ष या स्पीकर, ठीक है, या उनके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, चाहे उपाध्यक्ष हो, ठीक है, यह उसका यह कर्तव्य होगा कि वे सदन को स्थगित कर दें, पहला, ठीक है, बैठक को तब तक निलंबित कर दें तब जब तक कि कोरम नहीं हो, तब तक 10% लोग नहीं हो, तब तक यहां पर सदन के कुल का 10% लोग नहीं हो, तब तक कार्यवाही स्टार्ट नहीं हो, कुल मिलाकर तब तक रोक दी, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 100 दोनों सदनों के सदन लोकसभा राज्यसभा में मतदान प्रक्रिया, रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति, कोरम गणपूर्ति जिसका 10% का बोला से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि पर्सन बहुमत से तय होंगे। पहला चीज, पर्सन कौन से होंगे, बहुमत से तय।
दूसरा, अध्यक्ष या सभापति से पहले मतदान नहीं करेंगे, ये निर्णायक मत के रूप में कार्य करेंगे, मतलब बराबर की स्थिति में, ठीक है। सदन खाली सीटों या अयोग्य सदस्यों के होने पर भी, सदन जो है वो खाली सीटें हो और अयोग्य सदस्य होने पर भी वैध रूप से कार्य कर सकते हैं, लीगल रूप से कार्य कर सकते हैं, तब तक कि गणपूर्ति नहीं हो, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल 100 तक हमने कंप्लीट किया, 90 से लेके 100 तक। मैंने कहा अब 101 से लेके 10151 तक, 151 तक दो 4-5 वीडियो और आएंगे कंप्लीट, 10-10 का कंप्लीट करेंगे हम लोग। वैसे तो चीजें जो मैक्सिमम चीजें थी वो कंप्लीट आ गई, लेकिन मैं आर्टिकल साथ में कराता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब कभी अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे या कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछे, तो अगर दोनों को मर्ज करके भी क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि कोई भी एस्पिरेंट, यदि दूर दराज कहीं पर भी अगर ये वीडियो आगे जाए तो इसमें आप देखेंगे कि जो कंटेंट है और कंटेंट के बेसिस पे बाद में जो क्वेश्चंस बन के तैयार मैं करूंगा, आप इनके जो समराइजेशन क्या करके कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमारा एकेडमी है, इसके लिए बहुत बड़े विकल्प है। और यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आवश्यकता हो तो, और कोचिंग से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज कर सकते हैं, पहले आप मैसेज कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊँ। टाइम अगर मेरे पास होगा तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये चीजें हो गई। अब जो पार्लियामेंट का जैसे कंप्लीट होगा तो हमारे पास ज्यादा इशू नहीं रहेगा। बाद में जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका के कुछ जो फैक्ट है वो हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। फिर स्टेट वाला आ जाएगा, ठीक है। पहले ये इसका हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे किसका, स्टेट वाले का। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही, ठीक है, वही करेंगे। इससे बाद में फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, इसके अलावा हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और जो मॉडर्न है वो, और इंटरनेशनल अगर मान लेते हैं कि हिस्ट्री का कोई या विश्व इतिहास का अगर कोई ऐसा घटनाक्रम जो एक सीक्वेंस वाइज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भारत का जो राजनीतिक इतिहास है, आजादी से पहले तक का एक सीक्वेंस होगा, दूसरा आजादी के बाद में, ठीक है। मतलब क्योंकि 1885 से पहले भी कुछ व्यवस्था, लेकिन वो हम लोग उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर कुछ ऐसे व्यवस्था है जो 1950 भारत की आजादी के बाद से लेकर वर्तमान तक एक पूरा चक्र देख लेंगे। पॉलिटिशियन के नाम देख लेंगे, प्रधानमंत्री है उनमें जो प्रधानमंत्री का नाम है ना, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन कब क्या रहा है, तो वो एक सीक्वेंस वाइज सारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट में हम लोग साथ में करते जा रहे हैं और इसके साथ में जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन आएगा वहां पर भी आपको फंसाएगा। तो वहां पर आप क्या करोगे कि इनके द्वारा चीजें क्लियर हो जाएगी। हम धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे, ठीक है। एकदम से चीजें नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है। आप क्वालिटी पर, हम लोग क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं वो सारी चीजें नहीं दे रहा, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही। फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हुए जाएंगे, ठीक है। इस आधार पर और फिर से इस वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। थैंक यू।